नमस्कार, मैं हूं रमेश भारती। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आजादी। खबर आ रही सुल्तानपुर जनपद से। आपको बताते चलें, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन व साथ में मंडल अध्यक्ष निखिल एवं एडवोकेट हरिशंकर, मंडल उपाध्यक्ष कमलेश सचान, पूर्वांचल प्रभारी राहुल भारती, मंडल प्रभारी अकरम खान, मंडल उपाध्यक्ष विनय प्रताप, जिला अध्यक्ष समेत कई दर्जन पदाधिकारियों ने बीएसपी के जनक मान्यवर कांसीराम के संकल्प यात्रा को लेकर खासकर शोषितों को शासक बनाने के लिए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नेताजी, ये जो संकल्प यात्रा आपकी चल रही है, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक ये यात्रा और कब समाप्त हो? देखिए, ये मान्यवर कांसीराम साहब संकल्प यात्रा है। ये बहराइच से शुरुआत की गई है। पूर्वांचल में इसका पहला स्टेप पूर्वांचल से स्टार्ट किया गया है और ये वीर अब्दुल हमीद की भूमि से, ब्रिगेडियर उस्मान की भूमि से होते हुए आज बुद्ध नगरी साकेत में पहुंची है। पूर्वांचल का दौरा साकेत में जाकर के समाप्त होगा और फिर ये पश्चिमांचल से होते हुए, मध्य यूपी से होते हुए और बुंदेलखंड यूपी से होते हुए पूरे देश में धीरे धीरे हम इसको लेकर के जाएंगे। इसका ले जाने का तात्पर्य भी यही है कि बहुजनों की जो विरासत है उसके विषय में लोगों को अवगत कराया जाए और हमारे सिद्धांतिक मूल्य, हमारे महापुरुषों के सिद्धांतिक मूल्य क्या हैं, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर स्थापित कैसे उन सिद्धांतों को किया जाए, इसी के चलते संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। तो ये नेताजी, जैसे वो दूसरा सवाल मेरा ये कि खासकर 2022 के चुनाव को लेकर, 2022 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? हालांकि काफ़ी युवा समाज जो है, युवा वर्ग जो है आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है और इस चीज़ से शायद मुझे लगता है कि बीएसपी पार्टी ने बाकी सारी पार्टियों में खलबली सी मची है, तो इसमें क्या रणनीति रहेगी आपकी नए तरीके से? देखिए, युवा जब उठते हैं तो निजाम बदल जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये पहले बहुत सारे लोगों ने कहा और इस बार भी, क्योंकि भगत सिंह तो पैदा नहीं हो सकते लेकिन उनको पढ़ने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। मौजूदा समय में जो स्थिति देश की है, बहुत ही, मैं ये कहूँ कि विकट परिस्थिति में देश है। दूसरी चीज़ कि जिस शोषित समाज को शासक बनाने की बात हुई थी, उस पर काम देश में बंद हो गया, सैद्धांतिक काम बंद हो गया। जो लोग पहले से शासक थे, जो पहले अंग्रेजों के टाइम में शासक रहे हैं, उससे पहले जो शासक रहे हैं, वो आज भी शासन कर रहे हैं। जो दलितों के मसीहा कहे जाते थे, खासकर वो बंद कर दिए। देखिए, दलितों के मसीहा कहलाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हकीकत में इनके मसीहा कौन है? इनके मसीहा वो हो सकते हैं जिन्होंने इनके लिए काम किया, इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति के रास्ते खोले, इनमें जागरूकता फैलाई है, उनको कहा जा सकता है। और आज मुझे ये लगता है कि सैद्धांतिक तौर पर बहुजन आंदोलन जो है कमज़ोर हो रहा है। इसी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हम आगे की ओर बढ़े हैं। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम साहब का, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हम सब ने मिलकर के इस चीज़ के चलते निर्माण किया है कि हमारी सैद्धांतिक विरासत कभी कमज़ोर ना हो। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब के बाद बाबा साहब अम्बेडकर आए, फिर साहब कांसीराम साहब आए, तो ये क्या था कि ये सब सैद्धांतिक विरासत को मजबूत करने के लिए आए थे। हम भी सैद्धांतिक विरासत को मजबूत करने के लिए रात दिन प्रयासरत होकर काम कर रहे हैं। अभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लगातार दौरे हैं, पूर्वांचल में है, जौनपुर में भी उनका दौरा है, अभी औरैया में शायद उनका दौरा है, लखनऊ में भी उनका दौरा है। तो लगातार क्या है कि हम लोग लगातार चल रहे हैं बहुजन विरासत को लेकर। यही हमारी राजनीति समझ लीजिए आप, ये हमारी सामाजिकता समझ लीजिए। और आपका अगला सवाल जो होगा उसका जवाब भी मैं आपको पहले ही दे दूँ। देखिए, हम अकेले काम करने वाले नहीं हैं, हमारे पास भी बहुत बड़ी टीम है जो चुनाव की सारी रणनीतियाँ तैयार करती है। वो भी सोचती समझती है कि कब कहाँ कैसे कोई चुनाव लड़ेगा, कब कहाँ क्या करना है, ये सब एक कमेटी के आधार पर। तो कमेटी निर्णय करेगी, उस निर्णय के साथ। नेताजी, अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई, वास्तव में पूरा देश उस पर थू-थू करने लगा है, तो आपकी चंद्रशेखर रावण जी क्या उस पर प्रतिक्रिया की? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को पहले तो जब वो जा रहे थे उनको रोक लिया गया। हाँ, क्योंकि हम लोगों की एक वो रही है दूसरी बात, अगर कोई हम वादा कर लेते हैं तो उस वादे को निभाते हैं। तो फिर वो प्रशासन को चकमा दिया, जाहिर सी बात है कि प्रशासन रजाबंदी में तो जाने नहीं देगा, क्योंकि आज का जो प्रशासन है वो सही मायने में बीजेपी का प्रशासन है। जनता का प्रशासन, संविधान का प्रशासन मुझे नहीं लगता रह गया। 5-6 घंटे मोटरसाइकिल चला करके वो अपना वादा पूरा किया, वो किसानों के बीच गए और अपने परिवारों का दर्द बांटा वहाँ। कल भी उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विशेषकर इसी चीज़ को लेकर के। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी का एक कैबिनेट मिनिस्टर
माफ़ी चाहूँगा, राज्य मंत्री जो है बयान देता है और उसके कुछ दिन बाद ये घटना घटित हो जाती है, यानी कि ये घटना पूर्व से प्रायोजित थी। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री जो है बात को बार बार टाल रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर रहे। एक गरीब व्यक्ति अगर कोई जरासी आवाज़ उठा लेता तो उसको जेल भेज दिया जाता है, वो योगी जी के खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट डाल देता तो जेल भेज दिया जाता है, और एक उन्हीं का मंत्री किसानों के खिलाफ इतना अनर्गल बोल देता है, पूरी कड़ी भाषा में ये कहता है कि हम इनका इलाज कर देंगे, और इलाज कर देते हैं। उसके लिए अब तक कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी ठोस प्रतिक्रिया नहीं आ रही। और अगर यही है कि अपराधी अपराध कर दे, पूरी देश को पता हो, जनता को पता हो, सारे राजनीतिक दलों को पता हो, प्रशासन को पता हो, मीडिया को पता हो, उसके बाद भी हमारे देश प्रदेश के सूबे के सबसे पहले व्यक्ति ये कहें कि ये जांच का विषय है, तो ये सब ये गलत है। अच्छा, ऐसी प्रदेश में जो सूबे की सरकार चल रही है, इस सरकार की रणनीतियों से अगर निजात पाना है तो समाज को किस दिशा में कैसे, क्या उनके लिए कुछ अलग से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपकी पार्टी के तहत है? देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट हमारी पार्टी की तरफ क्या, सभी के लिए है। लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को प्रदेश के बलात्कार के आंकड़े देखने पड़ेंगे, हत्याओं के आंकड़े देखने पड़ेंगे, लोगों का कितना नुकसान प्रदेश सरकार कर रही है उसके आंकड़े देखने पड़ेंगे। हम साफ कहते हैं कि बलात्कारियों की सरकार किसी कीमत पर नहीं चाहिए, और ये साफ साफ देखने को मिला है कि मौजूदा सरकार में भी बहुत सारे रेपिस्ट जो हैं वो हैं, कुछ को तो शायद जेल गए भी हैं, कुछ को सजा भी हुई है। इतने सारे रेपिस्टों के होते हुए भी सरकार ये लोग खींच रहे हैं और जनता इनको पसंद कर रही है। ये मतलब ये इनका कहना है कि जनता इनको पसंद कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता इनको पसंद कर रही है। हम साफ कहते हैं कि दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, बहुजन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम साफ कहते हैं कि वोट हमारा, राज हमारा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। नेताजी, अभी 10 साल पहले SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी हो जाती थी, और अचानक SC/ST तो लग रहा है, पैसा भी शायद गरीब लोगों को मिल भी रहा है, टाइम से हो या गैर टाइम से हो, लेकिन उसमें गिरफ्तारियां नहीं हो रही। क्या ऐसी स्थिति में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ बयान है, ऐसा कुछ की? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, 2 अप्रैल के अंदर एक दिन के आंदोलन में हमने 13 भाई अपने खोए थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। 13 भाई खोए थे और हमने एक दिन में आंदोलन वापस कराया। मतलब ना सरकार में है, ना सत्ता में है, ना उस समय कोई राजनीतिक दल आवाज़ उठाने वाला था, लेकिन फिर भी भीम आर्मी ने अपने दम पर आंदोलन वापस कराया। अब आप समझ लीजिए कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अब नेतृत्व को लेकर के चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से सूबे का नेतृत्व हम लोगों के हाथ में आए, उनके हाथ में आए। जब नेतृत्व हाथ में आएगा तो फिर इंसाफ किया जाएगा। जब आदमी सत्ता पर काबिज होता है तभी इंसाफ किया जा सकता है, अन्यथा कि साहब काशीराम साहब भी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो आज ऐसा ही माहौल बन चुका था लगभग 14 के बाद, लेकिन भीम आर्मी ने उस माहौल को तोड़ा और संसद में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सड़कों पर जो है आवाम को उतारा, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने संसद को आवारा होने से अभी तक रोके रखा है। वो आवारा होने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान दिखा कर डराते हैं कि अब ये संविधान है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, और जब तक संविधान है तब तक हम जैसे लोगों को दबाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए अभी ये जो आपने SC/ST एक्ट का मामला बताया, जब कभी सत्ता की स्थिति में आएंगे, क्योंकि बिल तो विधानसभा में बैठकर पास होंगे, यहाँ बैठकर तो पास नहीं हो सकते, तो विधानसभा में जो हमारे साथी आएंगे वो जाकर के इस बिल पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुँचे सबसे पहले।